Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 6 है जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। यहाँ पे क्या काम करा गया था, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, है ना। कुछ लोग थे जो इंडिया के कल्चर, इंडिया के वेद, इंडिया की जो बुक्स थी उसके सपोर्ट में थे कि भाई ऐसे ही पढ़ाना लिखाना चाहिए, और कुछ लोग थे जो अगेंस्ट थे कि नहीं 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 नहीं, इंडिया के जो वेद्स हैं, ये जो इनका बुक्स हैं, ये सब क्या है, बेबुनियाद है, कुछ भी उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं नहीं, उससे कोई कुछ नहीं सीख सकता, तो उन्हें हमारी चीज़ें सिखाओ, और इंग्लिश को बढ़ावा देने की बात की गई, है ना। स्कूल्स में भी बदलाव किए गए। पहले पाठशाला थी जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते थे, बाद में रूल्स को स्ट्रिक्ट किया गया, है ना। बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी अब जो थी रहती थी स्कूल्स में, वो भी खत्म कर दी गई। तो ये सब हमने इस चैप्टर में देखा था, याद आ गया होगा आपको। तो ओरिएंटलिस्ट वगैरह हमने ये सब पढ़े थे, वर्नाकुलर, ये सारे कुछ टर्म्स अगर आपके माइंड में आ रहे हो, आ ही जाने चाहिए। तो फटाफट से फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट कर दो आपके सामने, और जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला ब्लैंक, पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स took the initiative to set up the Calcutta dash and believed that ancient customs of the country and dash of learning ought to be the basis of dash rule in India. वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना, इनका ही मानना था, ये थोड़े से हम कह सकते हैं ओरिएंटलिस्ट टाइप, कि जो हमारी एजुकेशन को, जो हमारा लर्निंग का तरीका है, उसको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे कि इन्हीं तरीके से हमें क्या करना चाहिए, आगे जो देश के लोग हैं उनको इसी तरीकों से, इन्हीं की चीज़ों से पढ़ाना लिखाना चाहिए, ऐसा ये मानते थे, ठीक है। तो चलो, वो तो आपको याद दिलाने के लिए था, अब इसको फिल करो। क्या आएगा, वॉरेन हेस्टिंग टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप द कैलकाटा डैश व्हाट and believe that ancient customs of the country and dash of learning ought to be the basis of dash rule in India. चलो बताओ फटाफट क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। क्या होगा आंसर, क्या भरोगे, पहला ब्लैंक, पहले ही क्वेश्चन में आप बोलोगे मैम 3 ब्लैंक। कैलकाटा में क्या सेटअप करना था, है ना, मदरसा, उसके बाद कंट्री और कस्टम्स की बात थी, है ना, एंशिएंट कस्टम, कंट्री एंड कस्टम्स ऑफ लर्निंग ऑट टू बी द बेसिस ऑफ ओरिएंटल रूल इन इंडिया। मैंने क्या बताया था आपको, ओरिएंटलिस्ट थे, है ना, जो इंडियन भाषा को या इंडियन पढ़ाई लिखाई को, इंडिया के जो तौर तरीके थे उसको प्रमोट करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, हमें इंडिया के कल्चर जो कस्टम्स है उसी लर्निंग को अपनाना चाहिए। थॉमस मैक्यूले सॉ इंडिया एज एन डैश कंट्री दैट नीडेड टू बी, क्या थॉमस मैक्यूले क्या मानते थे इंडिया को, क्या मानते थे इंडिया को, अनसिविलाइज मानते थे, जिसको सिविलाइज करने की जरूरत है। टुगेदर विथ, इसको आप ऐसा कंप्लीट कर सकते हो सेंटेंस को, है ना, क्या मानते थे, हमें अनसिविलाइज मानते थे, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, जिसको क्या करने की जरूरत है, सिविलाइज करने की जरूरत है। क्लियर। अब यहाँ क्या है, टुगेदर विथ हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नथानियल हैलेड, जॉन सेट अप द डैश ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड डैश। क्या शुरू करा था इन्होंने, बताओ। ये लोग सब क्या थे, बेसिकली हम कह सकते हैं ओरिएंटलिस्ट, जो इंडिया के कल्चर को, इंडिया की लर्निंग को बढ़ावा दे रहे थे, है ना। तो क्या इन्होंने खोला, क्या इन्होंने सेटअप करा, बताओ क्या होगा आंसर। चलो देखें,
ओके, देख लेते हैं। सिविलाइज्ड एशियाटिक सोसाइटी एंड एशियाटिक रिसर्चेस ईस्ट, ठीक है, चलो। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स सेड दैट नॉलेज ऑफ द वॉज फुल ऑफ एरर एंड थॉट। बहुत से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्या कहते हैं, जो नॉलेज है किसका, ईस्ट का, वो फुल ऑफ एरर्स है। क्या है नॉलेज ऑफ द ईस्ट, जो ईस्ट का नॉलेज है वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड थॉट, मतलब इसमें बहुत गलतियां हैं, क्योंकि इन्हें लगता था हमारी पढ़ाई लिखाई में क्या है, गलतियां हैं बहुत। बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनसाइंटिफिक। देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन इन, कहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं था, कि भाई हमेशा जो एग्जाम वगैरह होंगे, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ना टाइम टेबल है कोई प्रॉपर, ना बेंचेस हैं, ना चेयर है, ना ऐसा कुछ बुक्स है प्रॉपर, कुछ भी नहीं था। तो कहाँ की बात हो रही है, अब तो आपको याद आ जाना चाहिए जहाँ की बात की जा रही है, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन इन डैश, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पाठशाला। अभी मैंने बताया ना, पाठशाला में जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी बहुत ज़्यादा, कुछ भी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कि आप बेंच में बैठ रहे हो, ये क्लास के बच्चे हैं या ये टीचर है, नहीं, कुछ भी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड डैश इन 1901, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में क्या स्टार्ट करा था, क्या स्टार्ट करा था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन। तो ये हमारे क्वेश्चन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब है ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वुड्स डिस्पैच एम्फेसाइज द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन लर्निंग। जो वुड्स डिस्पैच थे उन्होंने किस चीज़ पर फोकस करा, एम्फेसाइज किया कि जो क्या है, जो यूरोपियन लर्निंग अगर सिखाएंगे तो उसके क्या है, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स है ना, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बताए गए कि भाई प्रैक्टिकली चीज़ें अच्छी हैं, थियोरटिकली चीज़ें सीख के कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिकल जो होना चाहिए लाइफ में ज़रूरी है वो क्या देगी भाई, यूरोपियन लर्निंग से होगी। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि कुछ लोग तो वाकई में थे जो चाह रहे थे कि इंडियन लर्निंग को क्या करा जाए, उसको नहीं बढ़ावा दिया जाए, वो सही नहीं है, उसमें कुछ भी प्रैक्टिकबिलिटी नहीं है, थियोरटिकल नॉलेज लेके जो कि कुछ काम का नहीं, ऐसा मानते थे। तो क्या ये सही है, वुड्स डिस्पैच थे क्या, बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू, उन्होंने ही कहा था। महात्मा गांधी नेवर अप्रूव्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, महात्मा गांधी ने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में कभी भी ऐसे अप्रूव नहीं किया कि भाई हाँ होनी चाहिए, सही है, बताओ ट्रू है या फॉल्स। महात्मा गांधी नेवर अप्रूव्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, आंसर सही है। रविंद्रनाथ टैगोर डिड अ लॉट फॉर द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में स्प्रेड हो, बढ़े, फैले, है ना, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इज इट ट्रू और फॉल्स, बताओ, क्या सही में इन्होंने प्रमोट करना चाहा, स्प्रेड करना चाहा, बताइए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। नहीं, पाठशाला फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, पाठशाला में स्ट्रिक्ट बिल्कुल कड़े नियम, कायदे, कानून, रेगुलेशन फॉलो किए जाते थे। क्या ये सही है क्या, पाठशाला के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहां की कंडीशन अगर आपको याद हो रही हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस थे, सही बात है क्या। अभी मैंने पाठशाला के बारे में इवन आपको समझाया भी था, अगर याद हो तो। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा भाई, फ्लेक्सिबिलिटी थी, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे।
थॉमस मैक्यूले वॉज इन फेवर ऑफ द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस। थॉमस मैक्यूले ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करते थे कि भाई सही है, इनको बढ़ावा देना चाहिए। ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जैसे जो मदरसाज वगैरह, संस्कृत विद्यालय, ये सब खुले हुए थे, है ना, इनको बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, तो दिया था इन्होंने, सही बात है क्या थॉमस मैक्यूले ने? जल्दी बताइए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फॉल्स। ठीक है, चलो। जेम्स मिल्स वॉज अ स्कॉटिश मिशनरी हु टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। जेम्स मिल स्कॉटिश मिशनरी थे जो जिन्होंने टूर करा कहाँ पे? बंगाल और बिहार में। ट्रू है या फॉल्स है? जेम्स मिल के बारे में क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। टैगोर सेटअप इज स्कूल शांति निकेतन इन अ रूरल सेटिंग। टैगोर जो थे उन्होंने अपना स्कूल सेटअप करा था शांति निकेतन में, गांव एरिया में, रूरल सेटिंग में। ट्रू है या फॉल्स? बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, चलो। हु वॉज हेनरी थॉमस कोलब्रुक। हेनरी थॉमस कोलब्रुक कौन थे? याद करो कौन थे, याद आ रहा है क्या? Who was Henry Thomas Colebrooke? चलो देखते हैं। हेनरी थॉमस कोलब्रुक वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ हिंदुइज्म। देखो, काफ़ी हम कह सकते हैं लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं, मतलब इनको काफ़ी नॉलेज था, है ना। क्या थे? स्कॉलर थे, किसके? संस्कृत के स्कॉलर थे, और जो हमारी सेक्रेड राइटिंग्स है हिंदुइज्म की, उनके स्कॉलर थे, मतलब नॉलेज था इन्हें अच्छा खासा हमारी चीज़ों का। क्लियर? आया समझ में? तो कौन थे थॉमस कोलब्रुक? हेनरी थॉमस कोलब्रुक स्कॉलर थे संस्कृत के और एंशिएंट सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ हिंदुइज्म। चलो। Why was the हिंदू कॉलेज established in बनारस? हिंदू कॉलेज क्यों स्टैब्लिश हुआ था बनारस में? हिंदू कॉलेज क्यों स्टैब्लिश हुआ था बनारस में? क्यों स्टैब्लिश किया गया होगा भाई? In 1791, the Hindu college was established in Banaras to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. अगर हम इसका आंसर देखें तो क्या बोला गया है? 1791 में जो हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया गया, कहाँ पे? बनारस में। किसको इनकरेज करने के लिए? टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, जो प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट हैं उनको इनकरेज किया गया, है ना। दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए क्या है? ज़रूरी है ना, यूजफुल है। तो इसीलिए क्या करा गया? इसको बढ़ावा दिया गया, बनाया गया, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट को क्या लग रहा था कि हम क्या करेंगे, जो मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज़ हैं, है ना, तो उनको उन्हीं की भाषाओं में, उन्हीं के टेक्स्ट के फॉर्म में, जो उनको आसान लगे, जो उन्हें उन्हीं की चीज़ों से समझ में आए, उन चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे। तो जैसे हमने देखा था कि मदरसा बनवाया था और यहाँ पे जो है हिंदू कॉलेज बनवा दिया। क्यों? संस्कृत भाषा को, संस्कृत टेक्स्ट को, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को इनकरेज करने के लिए, भाई इनकी स्टडी को बढ़ावा दिया जाए ताकि कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चल पाए प्रॉपर तरीके से। क्लियर? चलो। Which institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay? किन इंस्टीट्यूशन को ऐसा माना गया कि क्या है? अंधकार का मंदिर है। That were falling of themselves into decay, है ना, जो खुद ही में गिर रहा है, अंधकार में जा रहा है, बेसिकली इस तरीके से, है ना। तो किन इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है? बताओ, आंसर करो, कमेंट में आंसर करो, किन की बात की जा रही है। चलो देखें। ओके। Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College were seen as temple of darkness that were falling of themselves into decay, है ना। क्या माना जा रहा था इनको? ये लोग स्पेशली जो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो लोग ऐसा मानते थे कि ये सही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा दिया जा रहा था, यहाँ पे हिंदू जो है या संस्कृत नॉलेज को बढ़ावा दिया जा रहा था, लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा था, उनकी टेक्स्ट को, उनकी चीज़ों को। तो जिसको क्या कहा जा रहा था, बाकी जो ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट थे वो क्या कह रहे थे इनको कि भाई ये क्या है? अंधकार का मंदिर है, ये समझ लो। ठीक है, चलो।
हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर नोन बाय विलियम जॉन्स? विलियम जॉन्स, इनको लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है, ठीक है, इनको लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। कितनी भाषाओं का इनको नॉलेज था, ज्ञान था? चलो, विलियम जॉन्स न्यू फ्रेंच, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत। कौन सी भाषाएं जानते थे विलियम जॉन्स? फ्रेंच पता थी उन्हें, इंग्लिश पता थी, ग्रीक और लैटिन पता थी, अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत, ये भाषाएं जानते थे कौन? विलियम जॉन्स। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? कौन सी लैंग्वेज हो गई? फ्रेंच, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत। और भी चीज़ों को सीखते रहते थे, ऐसा नहीं है। Define the term vernacular. Why did the British use this term in colonial countries like India? Vernacular term से क्या समझते हैं? पहली बात तो इस टर्म का मीनिंग बताना है, और क्या बताना है कि क्यों ये जो ब्रिटिशर्स थे इस टर्म को यूज़ करते थे। इस टर्म को क्या करते थे? यूज़ करते थे कॉलोनियल कंट्रीज़ में, जहाँ पे इन्होंने कॉलोनी बना रखी थी, जैसे इंडिया। क्यों वर्नाकुलर यूज़ किया जाता था? The term vernacular is generally used to refer to a local language or dialect as distinct from what is seen as the standard language of a country. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्नाकुलर क्यों बोला जा रहा है? जैसे हमारी कंट्री में हम बोलते हैं, हिंदी बोल रहे हैं, है ना, हमारी कंट्री में हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन कोई जगह पे कोई क्षेत्रों में बांग्ला कह रहा है, कोई तमिल में बात कर रहा है, कोई मलयाली भाषा यूज़ कर रहा है ना, गुजराती लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ना। पर वैसे तो हम क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है हिंदी है, इंग्लिश, लेकिन लैंग्वेज कोई अपनी तरफ से, किसी की बांग्ला है, किसी की जो है गुजराती, इस तरीके से। तो द टर्म वर्नाकुलर इज जनरली यूज्ड टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री। जो एक स्टैंडर्ड भाषा है, जो प्रमाणित एक भाषा है जो बोली जा रही है कंट्री की, उससे अलग हटके जो भाषाएं है ना, प्रॉपर जो किसी लोकल लैंग्वेज जो यूज़ की जा रही है, उससे बोला जाता है वर्नाकुलर। In colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between the local languages of everyday use and English, the language of the colonial masters, Britishers. अब कॉलोनियल कंट्रीज जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ये टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंस दिखाने के लिए। किन के बीच में डिफरेंस? जो लोकल लैंग्वेजेस, जो लोकल भाषा है, हर कोई यूज़ कर रहा है, एंड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनियल मास्टर्स, ब्रिटिशर्स। अब इंग्लिश जो भाषा है वो कॉलोनियल मास्टर्स यूज़ कर रहे हैं, और लोकल लैंग्वेजेस जो इंडिया के लोग यूज़ कर रहे हैं, लोकली जो भी यूज़ करते हैं, तो उनको वर्नाकुलर, और ये ब्रिटिशर्स लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए ये टर्म यूज़ किया जाता था। आया समझ में क्या बोला जा रहा है? वर्नाकुलर टर्म का पहले तो मीनिंग देख लो। ये एक लोकल लैंग्वेज, जब कोई भी पर्टिकुलर रीजन के लोग बोलते हैं, है ना, लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल डायलेक्ट होता है, जो कि मेन लैंग्वेज की इंडिया में जैसे कोई मेन जो भाषा यूज़ की जा रही है उससे अलग है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज से अलग है बेसिकली। जैसे स्टैंडर्ड हिंदी इंग्लिश से अलग हो गई बांग्ला, है ना, अवधी, ये सब, तो ये क्या हो जाएगी? वर्नाकुलर। अब ये वर्नाकुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स ये टर्म इसलिए यूज़ करते हैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, कि ये जो लोकल लैंग्वेज ये लोग बोल रहे हैं एवरीडे यूज़ की, वो अलग है, और जो हम मास्टर्स यूज़ कर रहे हैं भाषा, वो अलग है। क्लियर? डिफरेंस करने के लिए बेसिकली बोलते थे वर्नाकुलर। चलो, राइट द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशनल मैथड फॉलोड इन पाठशालास। मेन फीचर्स आपको बताने हैं जो भी एजुकेशनल मैथड थे, है ना, पाठशाला में फॉलो किए जाते थे, क्योंकि हमने देखा था कि पाठशाला में फ्लेक्सिबिलिटी थी। कहीं कहीं जो है घरों में क्लासेस हो रही हैं, कहीं पेड़ के नीचे क्लासेस हो रही हैं, है ना, स्कूल कभी लग रहे हैं, कभी बंद है, स्पेशली हार्वेस्ट टाइम में स्कूल बंद है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो मेन फीचर्स बताने एजुकेशनल मैथड के जो लिए गए थे, चलो देख लेते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशनल मैथड्स फॉलोड इन द पाठशालास वर। क्या क्या मेन फीचर्स थे? द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाठशाला वॉज फ्लेक्सिबल। जो एजुकेशन सिस्टम था पाठशाला का, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये याद रखने की ज़रूरत है, वो कैसा था? फ्लेक्सिबल था, है ना, लचीला था। ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे आप लोग स्कूलों में जाते हो, टाइम से आपको जाना है, टाइम से घर आना है, इतने टाइम बाद दूसरा पीरियड लगेगा, इतने टाइम पे आपका गेम्स का पीरियड है, इतने टाइम में लंच है, इतने मिनट का आपका लंच है ना। ये सारी चीज़ें कितनी स्ट्रिक्ट है, फिक्स्ड है। लेकिन उस टाइम पे जो पाठशाला में सब कुछ क्या था? फ्लेक्सिबल था एजुकेशन सिस्टम। देयर वर नो फॉर्मल स्कूल्स, कुछ भी ऐसे औपचारिक या फॉर्मल स्कूल्स नहीं थे। जैसे आप लोग स्कूल फॉर्मल है, प्रॉपर तरीके से क्लासेस लगती हैं, है ना, फिर एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपर टाइम के हिसाब से हर साल होती है आपकी हर क्लास में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मल स्कूल्स नहीं थे कि प्रॉपर एग्जाम करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स बनवा रहे हैं, एक्सटर्नल सारे, ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वर नो फिक्स स्कूल फी, और स्कूल फी भी फिक्स नहीं थी। जैसे आज के टाइम पे आपकी स्कूल फिक्स फी है, इतनी आपको फ़ी भरनी है, पता है ना, लेकिन उस टाइम पे ऐसी फिक्स फी नहीं थी। नो बुक्स,
बुक्स भी नहीं है, किताबें भी नहीं है, नो रेगुलर टाइम टेबल, और प्रॉपर कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं है, नो रोल कॉल रजिस्टर्स एंड नो एनुअल एग्जामिनेशन, ना रोल कॉल रजिस्टर से मतलब रोल नंबर के रजिस्टर से, ना एनुअल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, है ना, टाइम टेबल नहीं है, स्कूल फी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कितनी ज़्यादा, ना फी का टेंशन है, मतलब फिक्स्ड फी नहीं है ना, बुक्स नहीं है, टाइम टेबल कुछ है नहीं, रोल नंबर ऐसा कुछ है ही नहीं, एनुअल एग्जामिनेशन नहीं हो रहे। तो जब एनुअल एग्जामिनेशन नहीं है, रोल नंबर नहीं है, फिक्स फी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई फॉर्मल स्कूल है? नहीं बोल सकते ना। दैट मीन्स क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, ना एग्जाम हो रहे हैं, ना किताबें हैं, ना कुछ है। In some places, classes were held in open space, sometimes in the corner of a village shop or temple or at guru's home. अब कुछ कुछ जगहों पे जो क्लासेस कहाँ होती थी? खुले, मतलब ओपन स्पेसेस में हो रही हैं, और कई बार तो जो है विलेज शॉप के कॉर्नर में हो रही है, और टेम्पल और गुरुज होम, या तो मंदिरों में हो रही है, या जो है गुरु जो पढ़ा रहे हैं टीचर उनके घरों में हो रही है। तो ऐसा होता था, ऐसा क्या था? ऐसा होता था। तो कुछ कुछ प्लेसेस में क्लासेस कैसी होती थी? ओपन स्पेस में हो रही है, विलेज के कॉर्नर में हो रही है, विलेज शॉप के, है ना, टेंपल या गुरु के घरों में हो रही है। तो आपको लग रहा है कहीं से कि आपके स्कूल जैसा है, और जो आपका स्कूल है दैट मीन्स वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स है और फॉर्मल स्कूल है। अब ये जो आप पढ़ रहे हो कि कोई फ़ी नहीं है, और है ना फ्लेक्सिबल है, बुक्स नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, रोल नंबर नहीं है, एजुकेशन एग्जामिनेशन भी नहीं होते एनुअल, है ना, क्लासेस भी घर में लग रही हैं तो कहीं दुकान के बाहर लग रही हैं, या सड़क के किनारे लग रही हैं, है ना, ऐसे ऐसे क्लासेस लग रही। तो दैट मीन्स बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यही मेन फीचर्स थे पाठशाला के जो हमने देखे थे, कि कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। टीचिंग वॉज ओरल एंड द गुरु टीचर डिसाइडेड व्हाट टू टीच। टीचिंग भी कैसे होती थी? मौखिक तौर पे, ऐसा नहीं कि बुक कॉपी में लिख रहे हैं फिर टीचर चेक कर रही है, नोट्स बना रहे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंह से जो समझा दिया, ओरली जो समझा दिया, और जो गुरु है या टीचर है वो डिसाइड करता था कि आज मैं क्या पढ़ाऊंगा। ऐसा था, जैसे टीचर बोलती ना कि अच्छा हाँ सिलेबस में ऐसा ऐसा है, बट यहाँ पे गुरु डिसाइड करता था कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, क्या शिक्षा देनी है। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, और बच्चे भी ऐसा नहीं है कि 6th के अलग बैठ रहे हैं, 7th के अलग बैठ रहे हैं, 8th के अलग बैठते हैं, 9th के अलग बैठते हैं, ऐसा नहीं, कोई सेपरेटेड नहीं, कोई भी एज का बच्चा, सब साथ में ही बैठे रहते थे, साथ में ही पढ़ते थे, ऐसा होता था। क्लियर आया समझ में? तो ऑब्वियसली कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, कोई भी क्लास का, कोई भी एज का। ओरली जो है बताया जा रहा है, लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम का भी कुछ ऐसा नहीं है, एग्जाम हो नहीं रहे हैं। क्लियर? चलो, व्हाट वर डिफरेंसेस बिटवीन टैगोर्स आइडिया एजुकेशन विद महात्मा गांधी आइडिया, है ना, टैगोर का जो आइडिया था एजुकेशन का और जो महात्मा गांधी जी का आइडिया था, क्या डिफरेंसेस है उसमें, हमें क्या करना है, बताना है, क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। व्हाट वर डिफरेंसेस बिटवीन टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन एंड महात्मा गांधीज आइडिया? चलो देख लेते हैं। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेके जो मतलब जो पाश्चात्य जो इनकी सभ्यताएं हैं, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, जो भी इनकी चीज़ें हैं, उनको गांधी जी पसंद नहीं करते थे, है ना। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे उनकी। एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, और किस चीज़ को क्रिटिसाइज करते थे कि ये कैसे मशीन्स और टेक्नोलॉजी की पूजा करते हैं, इनके लिए मशीन और तकनीक और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को गांधी जी क्रिटिसाइज करते थे। Whereas Tagore emphasized the need to teach science and technology at Shanti Niketan along with art, music and dance. जो गांधी जी है वो आर्ट को, या हम कह सकते टेक्नोलॉजी को, मशीन्स को क्या कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन टैगोर का ये मानना था कि साइंस, है ना, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इन चीज़ को बढ़ावा एम्फेसाइज किसने किया? टैगोर ने दिया। इवन आर्ट भी हो, म्यूजिक भी हो, डांस भी हो, तो इन सारी चीज़ों को टैगोर बढ़ावा दे रहे हैं। गांधी जी क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इन आइडिया को पसंद नहीं कर रहे, डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो ये क्या बोल सकते हैं हम? डिफरेंसेस है। ठीक है, कि यहाँ पे चाहे मशीन टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे चाहे टेक्नोलॉजी हो, है ना, तकनीक होनी चाहिए, मॉडर्निटी होनी चाहिए, म्यूजिक, आर्ट, डांस होना चाहिए, ये सब सिखाना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी रहनी चाहिए। ठीक है, चलो, व्हाट वर टैगोर्स एक्सपीरियंसेस एज अ स्टूडेंट? जब टैगोर खुद ही स्टूडेंट थे तो क्या उनके एक्सपीरियंस रहे एज अ स्टूडेंट? क्या बताना है? टैगोर के एक्सपीरियंस बताने हैं। कैसे रहे होंगे? अच्छे थे क्या? हमने क्या देखा था कि बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी, मतलब वो देखते थे कि कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है सब कुछ, है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस को पसंद नहीं करते। क्रूअल्टी भी बोलूँगी, सॉरी गलत वर्ड यूज़ कर लिया, स्ट्रिक्टनेस है ना। चलो देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर्स एक्सपीरियंसेस एज अ स्टूडेंट वर नॉट प्लीजिंग। एज अ स्टूडेंट उनका जो है एक्सपीरियंस था इतना खास नहीं था, इतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं था, उन्हें सही नहीं लगा, है ना।
जो एक्सपीरियंस था एज अ स्टूडेंट उनको अच्छा नहीं लगा। एज अ चाइल्ड ही हेटेड गोइंग टू स्कूल, बच्चे थे, छोटे थे, तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। ही हेटेड गोइंग टू स्कूल, कि भाई मतलब क्योंकि स्ट्रिक्टनेस है ना, रिजिडनेस है, तो उनको पसंद नहीं आता था। कि अगर होता है ना स्कूल में, जैसे आपको कुछ कहने नहीं दिया जाए, आप कुछ अपनी तरफ से आंसर बताना चाहते हो, आप कुछ अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहते हो, तो आपको बोलने नहीं दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना। He found the atmosphere in school was suffocating and oppressive. उन्हें लगता था जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा घुटन से भरा है, बहुत ज़्यादा क्या है, ऑप्रेसिव है। ऐसा लग रहा है कि जैसा ये कह रहे हैं वैसे ही हमें करना पड़ेगा, और वैसा करना पड़ता था। जैसा पढ़ाया जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है, जैसा बिहेव करने को बोला जा रहा है, वही करो, और वही करना पड़ता था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को अच्छा नहीं लगता था। The school appeared to him like a prison where he could not do what he felt like doing. स्कूल उनको कैसा लगता था कि एक जेल है ना, जहाँ पे वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जैसा वो फील कर रहे हैं, जैसा वो करना चाहते हैं, है ना। अगर उन्हें लगता है कि मैं ये करूँ, मुझे ये सीखना चाहिए, या मुझे ये बोलना चाहिए, या मुझे ये सजेस्ट करना चाहिए, कुछ भी जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसा बोल ही नहीं पा रहा हूँ, दैट मीन्स क्या है, वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है, जेल की तरह है। His mind wandered away while other students listened to the teacher. जब भाई टीचर पढ़ाती थी तो उनका दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे खोया रहता था, कहीं ना कुछ सोचते ही रहते थे। वो कुछ क्रिएटिव उनके माइंड में आता रहता होगा, क्योंकि यहाँ वो सफ़र कर रहे हैं कि ना बोलने दिया जा रहा है ना हमारे हिसाब से कुछ करने दिया जा रहा है, तो उनको पसंद नहीं आता, तो दम घुटता था उनका। तो जब बाकी बच्चे इस टीचर को, जैसे आप हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप में से सारे आप लोग मुझे सुन रहे हो, लेकिन कुछ क्या है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है, वो क्या करते थे, वो खो जाते थे, क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं आती थी। क्लियर। तो एज अ स्टूडेंट उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा नहीं था, उन्हें पसंद नहीं आता था इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा सफोकेशन। ठीक है, चलो। राइट द एडवांटेजेस ऑफ वुड्स डिस्पैच फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया। क्या एडवांटेजेस रहे हैं वुड्स डिस्पैच के, है ना, फॉर दी ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में क्या फ़ायदे, क्योंकि ये भी ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते थे, है ना। चलो देख लेते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वुड्स डिस्पैच पॉइंटेड आउट वॉज इकोनॉमी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये लेकर आए वुड्स डिस्पैच, वो क्या लेकर आए? इकोनॉमी को, है ना। इकोनॉमी को, इकोनॉमी मतलब हम मनी की बात करते हैं। यूरोपियन लर्निंग वुड इनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उनको ये लगता था कि अगर हम उन्हें हमारी चीज़ें सिखाएंगे, यूरोपियन लर्निंग देंगे, तो ट्रेड और कॉमर्स में क्या होगा? एडवांसमेंट होगा। ये लोग चीज़ें सीखेंगे, इन्हें समझ में आएगा व्यापार क्या होता है ना, बिजनेस क्या होता है, बाइंग सेलिंग, ये चीज़ें क्या होती है, बेसिकली ये नॉलेज पड़ेगा। तो ऐसा वो चाह रहे थे। The European ways of life would change the taste and desires of Indians, and Indians would begin to appreciate and buy European products. और क्या चीज़ें कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें हमारी चीज़ें सिखाएं, जैसा हमारा टेस्ट है, जैसा हमारा ड्रेसिंग सेंस है, जैसी हमारी थॉट्स हैं, तो वैसे ही अगर हम इन्हें सिखा दें, इनको वैसा बना दें, है ना, डिज़ायर्स, उनकी इच्छाएं, उनके टेस्ट सब हमारे जैसा बना दे, तो इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय यूरोपियन प्रोडक्ट्स। तो क्या होगा, मतलब उनको वो करें, हमारी चीज़ें सिखाएं, ताकि हमारी ही चीज़ें खरीदें, हमारी चीज़ों की आदत लग जाए। बेसिकली अगर मैं कहीं किसी एरिया में कोई दूसरी चीज़ें बिक रही हैं जो वो ज़्यादा फेमस है, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि मेरी चीज़ें लोग पसंद करें, है ना, मेरी चीज़ों को लोग अप्रिशिएट करें, पसंद करें, तो मैं क्या करूँगी, चाहूँगी कि उनको इन्हीं चीज़ों को करने को बोला जाए, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही कहने लग गए कि ट्रेड कॉमर्स सिखाने लग गए कि भाई लोगों को थोड़ा पढ़ाएं लिखाएं, हमारी चीज़ें सिखाएंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनेंगे, है ना, कॉमर्स ट्रेड होगा, हमारी भी कमाई होगी और हमारे प्रोडक्ट्स को ये लोग पसंद भी करेंगे, तो अपना भी फ़ायदा देख रहे थे। यूरोपियन लर्निंग वुड ऑल्सो इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड दस सप्लाई द कंपनी विद ट्रस्टेड सिविल सर्वेंट्स। क्या बोला जा रहा है? यूरोपियन लर्निंग, इनका मानना था कि जो यूरोपियन लर्निंग है ना, इनका मोरल कैरेक्टर को क्या करेगी? डेवलप करेगी, है ना, मोरल वैल्यूज़ क्रिएट करेगी कि ऑनेस्टी क्या होती है, मालिक के प्रति लॉयल्टी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, अच्छी अच्छी बातें हमारे कारण ही सीखेंगे, क्योंकि इनको तो कुछ आता नहीं, सिविलाइज तो ये है नहीं, ऐसा ये लोग मानते थे। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड दस सप्लाई द कंपनी विद ट्रस्टेड सिविल सर्वेंट्स। इनको अगर हमारी चीज़ें सिखाएंगे ना, तो क्या बनेंगे? सच्चाई सीखेंगे कि क्या होती है सच्चाई, ईमानदारी इन्हें आएगी, और ये हमारे एक अच्छे ऑनेस्ट सर्वेंट बने रहेंगे। तो बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए हमें सिविलाइज करना चाह रहे थे कि इनकी प्रोडक्ट का हमें टेस्ट लगे, इनकी चीज़ों को हम खरीदें, इनकी चीज़ों की बिक्री हो, इनकी इकोनॉमी अच्छी हो, है ना, और ये हमारे काम आ पाए। क्लियर? चलो।
Following the 1854 dispatch, some measures were taken by the British. Education departments of the government were set up. Universities were established in Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were made to change the existing school system. अब इनने सोचा कि भाई इंग्लिश को बढ़ावा देना है, हमारी यूरोपियन चीज़ों को बढ़ावा देना है, तो चेंजेस तो करने पड़ेंगे, स्कूल्स हो या यूनिवर्सिटीज़ हो. अब हम क्या करेंगे, बदलाव करेंगे. तो इन्होंने क्या करा, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी कैलकाटा में, मद्रास में, बॉम्बे में. ठीक है, और क्या अटेम्प्ट्स किए गए कि जो पहले का स्कूल सिस्टम चल रहा है अब उसको बदलने की क्या है, जरूरत है. ठीक है, चलो. क्वेश्चन 12, व्हाट वाज डन टू प्रमोट इंडियन लर्निंग इन इंडिया. इंडियन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि यार इंडिया वालों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं, इन्हीं की भाषा में, इन्हीं के तौर तरीके से, तो वो ओरिएंटलिस्ट थे. फिर आ गए इनको क्रिटिसाइज करने, जेम्स मिल, मतलब ये क्या बोलते हैं, वुड्स डिस्पैच, ये लोग आ गए क्रिटिसाइज करने की, नहीं 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 हमारी चीज़ें सिखाओ, इन लोगों की चीज़ें किसी काम की नहीं है. ठीक है, चलो देख लेते क्या क्या करा गया. मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग. अब कुछ कंपनी ऑफिशियल्स जो थे काफ़ी, वो ये कहने लग गए थे कि नहीं नहीं नहीं, हमें इन लोग को एजुकेट करना है ना भारतीय लोगों को, तो हमें इंग्लिश लर्निंग नहीं सिखानी है, हम क्या करेंगे, वेस्टर्न लर्निंग के बजाय इनको इंडियन लर्निंग ही सिखाएंगे. ऐसा कुछ लोग मानने लग गए थे. सम मेजर्स वर टेकन टू प्रमोट इंडियन लर्निंग लाइक, तो कुछ मेजर्स इन्होंने लिए. क्या, अ मदरसा वॉज सेटअप इन कैलकाटा, मदरसा सेटअप करा है ना कैलकाटा में 1781 में. क्या प्रमोट करने के लिए, अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ, ताकि मुस्लिम हिंदूज की जनता थी तो मुस्लिम्स लोग इन चीज़ों में जाएं, ये चीज़ें सीखें, इन तरीक़ों से पढ़े लिखें. ठीक है, तो मदरसा सेटअप कर दिया, अरेबिक, पर्शियन और उनके जो भी इस्लामिक कानून वगैरह कायदे वो सीखें. हिंदू कॉलेज सेटअप किया गया, वॉज एस्टैब्लिश इन बनारस इन 1791 टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. अब यहाँ पे हिंदूज के लिए भी क्या करा गया, हिंदू कॉलेज सेटअप किया गया बनारस में, है ना 1791 में. क्या इनकरेज करने के लिए, एंशियंट जो है संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ें लिखें और एडमिनिस्ट्रेशन में वो काम आए. तो बेसिकली हमारी ही भाषाओं से, चाहे वो मुस्लिम्स के लिए हम अरेबिक पर्शियन कह लें या हिंदूज के लिए संस्कृत हिंदी कह लें, हमारी ही चीज़ों से हम सीखें. तो इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, इन तरीकों से प्रमोट किया गया इंडियन लर्निंग को. क्लियर, चलो. व्हाट इज शॉर्ट नोट ऑन ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. अच्छा, जो ग्रेव एरर्स कहा गया था कि ईस्ट में ना, जो ईस्ट है, ईस्ट क्यों कह रहे हैं, अगर आपको ग्लोब ऑब्वियसली याद होने ही चाहिए, एशिया है, एशिया के इस साइड यूरोप है ना, इस साइड एशिया है. एशिया कहाँ है हमारा, कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. एशिया के यहाँ पे क्या है, यूरोप है. यानी अगर डायरेक्शन हम देखें तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, ईस्ट में आता है, ये वाला डायरेक्शन वेस्ट में आता है. तभी हम बोलते हैं ना एशिया के लोग की पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर है ना. तो जब हम इन्हें वेस्ट का बोल रहे हैं तो ये भी हमें ईस्ट का बोलेंगे, है ना. तभी ये हमें क्या बोल रहे हैं, एशिया के लिए, और एशिया में क्या आ रहा है, इंडिया आ रहा है, तो क्या बोल रहे हैं हमको, ईस्ट, है ना. तो कंफ्यूज नहीं होना, आप सोचोगे कि ईस्ट किस बारे में, इंडिया के लिए बेसिकली इंडिया को डिनोट करके बोल रहे हैं, है ना. ग्रेव एरर्स मतलब बहुत से एरर्स हैं ईस्ट में. चलो देख लेते हैं. By the 1830s, the attack on the Orientalist vision of learning became stronger. अब धीरे धीरे पहले तो ओरिएंटलिस्ट थे जो हमारी ही भाषाओं को, हमारी ही लर्निंग को सपोर्ट कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ 1830s में, अब ओरिएंटलिस्ट पर क्या होने लगा, क्रिटिसाइज करने लग गए लोग. ठीक है, अटैक करने लग गए. कैसे? Critics like James Mill and Thomas Macaulay said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. अब जेम्स मिल हो गए, जिनके बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिन्होंने भर भर के हमारे इंडिया की तारीफ की है. मैं टॉन्ट कर रही हूँ, कोई तारीफ नहीं. हमें तो क्या मान रहे थे, गंवार जैसे, है ना, अनसिविलाइज्ड, हम पे कल्चर नहीं है, हम लोग सुपरस्टिशियस हैं, ऐसा मान रहे थे. तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया इन ओरिएंटलिस्ट को. थॉमस मैक्यूले ने क्रिटिसाइज किया, है ना, कि ये जो नॉलेज है, जो ज्ञान है इन लोगों का, इंडियन लोगों का, एशियन लोगों का, वो क्या है, कोई मतलब का नहीं है, फुल ऑफ एरर्स, बहुत गलतियां हैं इसमें, और इनके थॉट्स, विचार कैसे, अनसाइंटिफिक है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है. इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस ऑफ द वेस्ट. इसीलिए भारतीय लोगों को फैमिलियर कराना चाहिए जो भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक चीज़ें हैं या टेक्निकल एडवांसेस हैं वेस्ट के, मतलब जो भी वेस्ट में हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है ना, मॉडर्निटी है, अपग्रेडेशन है, ये हम ईस्ट वालों को सिखाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से हम में बहुत कमी है.
मैक्यूले सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। मैक्यूले क्या मानते थे कि इंडिया क्या है, एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है जिसको सिविलाइज करने की क्या है, जरूरत है। क्या कर सकते हैं हम, मान रहे तो क्या करेंगे, ठीक है, मान रहे तो मान रहे। He emphasized the need to teach English language and urged the British government to stop wasting public money in promoting Oriental learning। उन्हें ये लगा कि भाई हमारी कंट्री अनसिविलाइज्ड है, असभ्य कंट्री है और हमें सभ्य बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या करा कि इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया कि इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश में सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अर्ज भी करा, ये कहा भी, रिक्वेस्ट भी करी कि भाई आप अपना जो पैसा है, पब्लिक का पैसा है, ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने में मत वेस्ट करो। कहां पे इन्वेस्ट करो, इंग्लिश लर्निंग में, ठीक है। इसीलिए वो कह रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको मानना था कि हमारे इसमें बहुत एरर है, हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है। याद आ गया, चैप्टर में पढ़ा था पूरा। चलो, ओरिएंटलिस्ट कौन है, जो हमारी लर्निंग को सपोर्ट कर रहे थे, ये ध्यान रखना। और जो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे वो लोग क्या चाह रहे थे, अंग्रेजी लर्निंग को, यूरोपियन लर्निंग को बढ़ावा देना, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन टैगोर्स मोटिव बिहाइंड सेटिंग अप शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन सेटअप करा था ना, तो इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्या इसके पीछे की थॉट प्रोसेस रही होगी जो इन्होंने सेटअप करा, कुछ तो सोचा होगा इन्होंने। Rabindranath Tagore motive behind setting up Shantiniketan was he wanted to set up a school where the child was happy, free, creative and could be able to explore his ओन थॉट्स एंड डिजायर्स। उनका ये मानना था कि हम क्या करें, स्कूल सेटअप करें जहाँ पे बच्चा खुश हो, जहाँ पे बच्चा फ्री हो, मतलब खुल के अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी सोच है, जो भी उसके डाउट्स हैं या जो भी उसके अंदर कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ उसकी तरफ से कुछ विचार आ रहे हैं, तो वो बयां कर सके, डिस्कस कर सके, शेयर कर सके और टीचर भी उसको ग्रैब करे, ठीक है, एक्सप्लोर करे उसके थॉट्स को, उसके डिजायर्स को। यानी बच्चा खुल के टेंशन फ्री होके पढ़े, कोई ऐसे दबाव ना हो कि टेंशन हो रही है, क्या होगा, कुछ बोलूंगा, कुछ पूछूंगा तो टीचर डांटेगी, मारेगी, अरे टीचर ने जो बोला है वैसे ही रटो, वैसे ही पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। Tagore felt that childhood should not be restricted in the strict schooling system set up by the Britishers। टैगोर का ये मानना था कि जो चाइल्डहुड है, बचपना है, वो ये जो स्ट्रिक्ट स्कूलिंग सिस्टम है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, इतने टाइम से इतने टाइम तक ऐसे एग्जामिनेशंस होंगे और ये होगा और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस है, यही पढ़ना है, ये कोर्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चा कैसा होना चाहिए, उसको ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि ऐसे ही तरीके से पढ़ो। He believed that creative learning could be encouraged only within a natural environment। उनका ये मानना था कि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव लर्निंग आएगी, बच्चा जब अपना दिमाग चलाएगा, क्रिएटिविटी करेगा, तो ये कहाँ हो सकता है, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, है ना। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ही पॉसिबल है। अगर आप सोचोगे कि क्या है कि उनको स्कूल में स्ट्रिक्टली ऐसे करवाना है ना, स्कूल में बिल्कुल डर डर के ऐसे बैठे कि भाई क्या होगा क्या होगा, आप कुछ बोलेंगे तो टीचर डांटेगी, अरे पनिशमेंट मिल जाएगी, तो क्या फ़ायदा। उसको थोड़ा सा खुली हवा में रखो, है ना। बोलते ना जितना स्पेस दो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, जितना बांध के रखेंगे उतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं। बांध के नहीं रखना चाहिए, खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो, वो दिमाग चलाएंगे अपना, है ना, थोड़ा सा अपनी ओपिनियंस देंगे, थोड़ा सा जो भी उनकी थॉट प्रोसेस चलाएंगे। अब टीचर बोलेगी नहीं नहीं मैं करा रही हूँ, ऐसे ही करना है, तो क्या फ़ायदा। अगर आपको बोलेंगे नहीं तुम्हें कोई और फॉर्मूला पता है, तुम्हें कोई तरीका पता है, तो आपको अच्छा लगेगा, अपना दिमाग यूज़ करोगे और बहुत ऐसा भी लगेगा कि भाई हाँ हमारे ऊपर कुछ थोड़ा सा टीचर का बिलीव है और आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। तो इन चीज़ों को रविंद्रनाथ टैगोर प्रमोट करते थे। क्लियर हुआ, है ना। तो कैसा स्कूल सेटअप करना चाहते थे, जहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाई हो, कोई भी स्ट्रिक्टनेस ना हो, बच्चा खुश रहे, हैप्पी रहे, फ्री रहे और अपने ओपिनियंस को शेयर कर सके, ठीक है। जैसे वो 3 इडियट्स मूवी अगर आपने नहीं देखी तो उसमें ऐसी तो था, वो कहता है नहीं नहीं जैसी डेफिनेशन है वैसी सुना, बिल्कुल रट्टा मारने वाली नहीं। आप अपने तरीके से समझाओ ना चीज़ों को, और टीचर प्रिंसिपल क्या है कि नहीं नहीं जैसा है सिलेबस में कोर्स में वैसे ही होना चाहिए। तो ऐसे में बच्चा क्या होता है, प्रेशराइज होता है, टेंशन होती है, डिप्रेस्ड होता है। उसको उसके तरीके से करने दो, क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को देखना। वो मूवी नहीं देखी, मैंने भी एक ही बार देखी थी। वॉट डिड विलियम जॉन्स डिस्कवर्ड इन कैलकटा, वॉट डिड ही सेटअप। जब विलियम जॉन्स कैलकटा में गए तो उन्होंने क्या डिस्कवर करा और क्या उन्होंने सेटअप करा, ठीक है, देख लेते हैं। William Jones was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and science। देखो लिंग्विस्टिक तो थे, मतलब ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों का जिन्हें नॉलेज होता है ना। अब इन्हें इंडियन टेक्स्ट की स्टडी करते थे,
इंडिया के जो हमारे कानून हैं, हमारी कैसी फ़िलॉसफी है, हमारी धार्मिक चीज़ें कैसी क्या है, हमारी राजनीतिक चीज़ें कैसी है, मोरालिटी कैसी है, अर्थमेटिक, मेडिसिन, है ना, और साइंसेस, जो भी हमारे तरफ से है, जो हमारी चीज़ों का था भारतीय, वो सब वो स्टडी करते थे. Soon he discovered that the interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. अब उन्होंने जो चीज़ डिस्कवर करी और वही चीज़ बाकी लोगों ने भी उनके साथ शेयर करी. मतलब ये कि अगर मेरे माइंड में कुछ आया है तो बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ यार, ये हम भी सोच रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ. Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallhead were also busy discovering the ancient Indian heritage. जैसे ये इंडिया के एंशियंट टेक्स्ट को, इंडिया की फिलॉसफी, इंडिया के लॉ, इंडिया के पॉलिटिक्स, मोरालिटी, हर चीज़ को पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, ऐसे ही और भी लोग थे जो हमारी ही चीज़ों को स्टडी कर रहे थे. जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रुक हो गए, नथानियल हैलेट हो गए, है ना, ये हमारे एंशियंट इंडियन हेरिटेज, इन सारी चीज़ों को समझ रहे थे कि क्या है हमारे इंडिया में, क्या क्या हमारी धरोहरें हैं, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारा रिलीजियस चीज़ें हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, मेडिसिन, सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे थे. मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश. इवन हमारी भाषाओं में मास्टर भी बन रहे थे, हमारी भाषाएं भी सीख रहे थे. वो लोग क्या कर रहे थे, संस्कृत और पर्शियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, यानी हमारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे बेसिकली. Together with them, John set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. अब इन्होंने क्या करा, इनके साथ मिलके एशियाटिक सोसाइटी बनाई बंगाल में, है ना, और जर्नल स्टार्ट करे एशियाटिक रिसर्चेस, क्योंकि इनका इंटरेस्ट था हमारी चीज़ों में. ये हमारी चीज़ों को पढ़ रहे थे, जान रहे थे कि क्या है, क्या इनका मेडिसिन है, कैसी क्या कानून है इंडिया के, हमारी भाषाओं को सीख रहे हैं, हमारी भाषाओं को सीखने के बाद उनको ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, यानी हमें समझ रहे थे बेसिकली. चलो, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिसिस्ट. जो ओरिएंटलिस्ट थे और एंग्लिसिस्ट थे, उनके बीच में क्या डिफरेंस थे. देखो, ओरिएंटलिस्ट वही जो हमारी भाषाओं को, हमारी लर्निंग को बढ़ावा दे रहे थे. एंग्लिसिस्ट जो अंग्रेजी भाषा को, यूरोपियन मतलब एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे थे, है ना. तो उनके बीच में डिफरेंस बताना है. The Orientalists had a deep knowledge about the languages and culture of Asia. They favored the development of Sanskrit and Persian language in India. But their critics with Anglicists preferred English language and urged that English should be the medium of instruction in the educational institutions. अगर Orientalists की बात करें तो क्या बोल रहे हैं कि इनको अच्छा खासा डीप नॉलेज था हमारी भाषाओं का और एशिया के कल्चर का, है ना. बहुत नॉलेज गेन कर रहे थे. नॉलेज भी कैसे आया, क्योंकि नॉलेज लेने का इच्छा थी और नॉलेज वो ले रहे थे, इसीलिए तो आया. दे फेवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज इन इंडिया. इवन उन्होंने ये भी फेवर करा कि जो संस्कृत भाषा है, ये जो पर्शियन भाषा है, इसको हम बढ़ावा दें, है ना, ये क्या हो, डेवलप हो. बट देयर क्रिटिक्स, लेकिन जो उनके ओपोनेंट थे, जो उनके क्रिटिसाइज इनको कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, कौन, एंग्लिसिस्ट, उन्होंने क्या प्रेफर करा कि इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए. एंड अर्ज दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. और उन्होंने क्या अर्ज करा कि इंग्लिश क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का. मतलब स्कूल में इंग्लिश को बढ़ावा दो, इंग्लिश सिखाओ, है ना, यूरोपियन कल्चर सिखाओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सब जगह इंग्लिश 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 ही इंग्लिश होनी चाहिए. ठीक है, तो ये एंग्लिसिस्ट थे, जस्ट अपोजिट ऑफ ओरिएंटलिस्ट. The Orientalists tried to set up such institutions that encouraged the study of ancient Indian texts, but Anglicists like जो है थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, TB मतलब थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, urged that the British government in India stop promoting Oriental institutions. Orientalists क्या चाह रहे थे कि हमारे इंस्टीट्यूशन, चाहे संस्कृत लैंग्वेज के लिए कहें, चाहे पर्शियन के लिए कहें, वो इस्टेब्लिश हो, और वो किया भी. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो एंग्लिसिस्ट थे, जैसे TB मैक्यूले की हम बात करें, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि नहीं नहीं, इन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दो, इसमें पैसा वेस्ट हो रहा है. ठीक है. The Orientalists translated many Sanskrit and Persian texts into English, set up the Asiatic Society and started a journal called Asiatic Researches, but Macaulay emphasized that the teaching of English could be way of civilizing people, changing their taste, value and culture. Orientalists थे, उन्होंने तो हमारी जो है जो संस्कृत टेक्स्ट को या इंग्लिश मतलब पर्शियन टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, है ना, और सेटअप करी एशियाटिक सोसाइटी और जनरल बनाए एशियाटिक रिसर्चेस. लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में कौन थे, मैक्यूले थे, या जिनको हम एंग्लिसिस्ट बोल रहे हैं वो लोग थे. तो उन्होंने क्या करा, इंग्लिश को बढ़ावा दिया. वो क्या कह रहे थे कि हमारे जो लोग हैं, जो जनता है, इंडिया की जो लोग हैं,
उनको क्या सिखाया जाए, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना लिखाना सिखाया जाए, और इससे वो क्या बनेंगे, सिविलाइज बनेंगे। उनको हमारा यूरोपियन टेस्ट, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हर चीज़ हमारी सिखाई जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसके बीच में, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में। बेसिकली आप ये समझ सकते हो, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट हमारे साइड है, हमारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, और एंग्लिसिस्ट अंग्रेजों के साथ है, यानी इंग्लैंड को सपोर्ट करें। बस दैट्स इट, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो। What measures were undertaken by the company to improve the system of vernacular education? क्या मेजर्स लिए गए कंपनी के द्वारा, वो चाह रहे थे वर्निकुलर एजुकेशन को इम्प्रूव करना। वर्निकुलर लैंग्वेज हमने देखी थी ना, जो लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है, डायलेक्ट यूज़ होता है, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज अलग होती है। जैसे मैंने बताया, स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम हिंदी इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपना एक लोकल डायलेक्ट है, लैंग्वेज, कोई अवधी बोल रहा है, कोई मगधी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, मलयाली बोल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। After 1854, the East India Company decided to improve the system of vernacular education. The measures taken by the company were: it appointed a number of government pandits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. The task of the pandits was to visit the pathshalas and try to improve the standard of teaching. अब इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट स्कूल जो है पंडित, उनको अपॉइंट करा, नियुक्त किया। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर द 4 to 5 स्कूल्स, और हर एक पंडित को इंचार्ज बनाए कि आप 4 से 5 स्कूल को लुक आफ्टर करो, आपको देखना है 4 से 5 स्कूलों को, आपकी ड्यूटी है सुपरवाइज करो। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला, जो टास्क था पंडित का, आप जाइए पाठशाला जाइए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, और जिस तरीके की पढ़ाई लिखाई हो रही है, शिक्षा हो रही है, उसको, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा स्तर उसका ऊंचा करो, थोड़ा देखो क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है। Each pandit or teacher was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. हर पंडित हो या टीचर, उनको क्या बोला गया कि आप पीरियडिक रिपोर्ट भाई सबमिट करते रहिए, कैसा कैसा क्या डेटा है बच्चों का, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, जो भी है उसको रखिए सामने। ठीक है, और आपकी जो रेगुलर टाइम टेबल दिया गया है उसके हिसाब से क्लासेस लो। यानी जैसे आपके टीचर्स आते हैं, है ना, एक टीचर जाता है, दूसरा आ जाता है, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है, तो वैसे ही करना है। ठीक है। Teaching was based on textbook and learning was to be tested through a system of annual examination. Teaching कैसी होगी, टेक्स्ट बुक से, पहले किताबें नहीं थी, लेकिन किताबों से पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी। ठीक है, और चेक कैसे करेंगे कि बच्चों को कितना आया कितना नहीं आया, तो क्या होगा, एनुअल एग्जामिनेशन होगा। Students were asked to pay a regular fee, attend regular classes, sit on fixed seats and obey the new rules of discipline. Students को क्या बोला गया कि भाई आपको रेगुलर फी पे करनी है, रेगुलर क्लासेज अटेंड करनी है, आपकी जो सीट्स हैं जो मिली हुई हैं उसमें बैठना है ना, और जो भी नए नए रूल्स हैं, नियम हैं, उसको डिसिप्लिन के साथ, मतलब जो भी है उसको मानना है। क्लियर। जैसे पहले की जो पाठशाला थी वो कैसी थी, ना कोई फीस ले रहे हैं, ना बुक्स हैं, ना सीट्स हैं, क्लास भी इकट्ठा हो रही है, टीचर का मन है आज क्लास है, जो पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे, सारी एज के बच्चों को साथ में पढ़ा रहे हैं, किसी को पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को घर के अंदर पढ़ा रहे हैं, दुकान की साइड में पढ़ा रहे हैं, ऐसा था। लेकिन अब चीज़ें स्ट्रिक्ट कर दी गई, तो ये कुछ इंप्रूवमेंट लाए गए, है ना, चीज़ों को स्ट्रिक्ट करके कि टीचर प्रॉपर जो है अपना टाइम टेबल फॉलो करेगी, बच्चों को टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन होंगे, रेगुलर क्लासेस होगी, प्रॉपर फीस देना पड़ेगा, एंड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलो। Why did many company officials in India want to promote Indian rather than Western learning? क्यों बहुत से जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, क्यों प्रमोट करना चाह रहे थे इंडियन लर्निंग को एज कंपेयर टू दी वेस्टर्न लर्निंग? वाई, क्या रीजन था, क्यों शौक चढ़ रहा है भाई, अपनी चीज़ों को बढ़ावा दो, दूसरों की चीज़ों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा तब? लेकिन उसके पीछे का खास रीजन था, वो मैं बता भी चुकी हूँ आपको। Many company officials in India argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning because they felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. उनका ये मानना था कि पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है, लोगों को पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है, लेकिन हम उनको उन्हीं की चीज़ों से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उनको दिलचस्पी आएगी ना। अगर मैं आपको पढ़ाने आ गई और मैं अभी कुछ दूसरी भाषा में आपको पढ़ा दूँ तो क्या आपको समझ में आएगा? मैं ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी जो आपको समझ में आ रही है, कुछ आप ही के यहाँ के एग्जाम्पल्स दे दिए तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, इंगेजिंग होगी क्लास। ऐसा तो नहीं लगेगा कि कुछ भी आके पता नहीं कहाँ का इंग्लैंड का पढ़ा रही है मैम, हम क्या करें इंग्लैंड का जान के, इंडिया का हो तो बताओ। तो ऐसे ये भी सोच रहे थे कि हमें संस्कृत और पर्शियन को बढ़ावा देना चाहिए, जो भी लिटरेचर है, पोइट्री है,
उसको इनकरेज करना चाहिए. The officials thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued, not subjects that were alien to them. उनका ये मानना था कि हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको वही भाषा या वही चीज़ें सिखाई जाए जो उनको ऑलरेडी पता है, जिनसे वो फेमिलियर है, जिनको जानते हैं, तो उन्हीं को और अच्छा एडवांस करके डेवलप करके चीज़ों को हम पढ़ाएं. अब ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जो उनके लिए एलियन है, एलियन मतलब बाहरी हैं, तो उसका क्या फ़ायदा. अगर हम जो हिंदू बोल, हम इंडियन है, हम इंडियन कल्चर को जानेंगे, उसी को सिखाया जाएगा तो हमें मज़ा आएगा ना. अब हमें बोलेंगे देखो देखो वो चाइनीज़ कल्चर है, क्या करना हमें चाइनीज़ कल्चर जान के, हमें क्या करना, वो कैसे खाते पीते हैं, कब सोते हैं, क्या उनका टाइम है, क्या सिस्टमेटिक वे है, हम क्या करेंगे जान के. हाँ ठीक है, नॉलेज के लिए ठीक है, बट अगर हमें ग्रो करना है तो हमें यहीं की चीज़ें सीखनी चाहिए जो हमारे काम आएगी. तो ऐसा ये लोग मान रहे थे कुछ ओरिएंटलिस्ट. क्लियर. चलो. The officials believed that by introducing these measures, the British could hope to win a place in hearts of the natives, and only then they could expect to be respected by their subjects. उनको ये मानना था कि भाई अगर हम इन्हीं की चीज़ों से इनको सिखाएंगे तो इनके दिलों में क्या होगा, एक हमारे लिए रिस्पेक्ट जागेगी, है ना. ये क्या करेंगे भाई, कुछ मतलब दिल जीत लेंगे बेसिकली, कह लो, है ना. जनता हमें पसंद करेगी, हम क्या कर पाएंगे, इनकी नज़रों में हमारे लिए रिस्पेक्ट रहेगी. तो इन्हीं की चीज़ों से इन्हें सिखाना चाहिए, वो बेटर है. अब समझ में आया कि क्यों बढ़ावा दिया जा रहा था. हाँ, आया समझ में कि इन्हीं की चीज़ों से पढ़ाएंगे तो बेटर रहेगा. नई चीज़ें सिखा के कुछ नहीं होना, इनके लिए नहीं रहेगी, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा. क्लियर. चलो. Imagine you were born in a poor family in the 1850s. How would you have responded to the coming of the new system of government regulated पाठशालास. आपको इमेजिन करना है, आप किसी गरीब परिवार में आपका जन्म हो 1850s में. सॉरी, इमेजिन कर लो क्या जा रहा है. How would you have responded टू द कमिंग ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब आप ये सोचो कि आपको पता चलेगा कि नया सिस्टम आ रहा है गवर्नमेंट का, है ना. पाठशाला जो थी पहले ऐसी नहीं थी, अब नया सिस्टम आ रहा है जो कि स्ट्रिक्ट है ना, जिसमें टाइम से आपको स्कूल जाना है, अटेंड करना है, नहीं तो सोच लो फिर क्या होगा. जैसे अभी होता है वैसा सिस्टम आ रहा है, तो तब आप क्या करोगे, कैसा फील करोगे. तो इमेजिन कर लो, पहले तो खुद को गरीब इमेजिन करो, फिर उस जमाने का इमेजिन करना. ठीक है. चलो. After 1854, the East India Company has decided to improve the flexible system of vernacular education. देखो, सबसे पहले तो 1854 के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड करा कि हमें क्या करना है, ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है वर्निकुलर एजुकेशन का, इतनी ज़्यादा ढीलापन है, लचीलापन है कि बच्चे कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, गुरु भी कभी पढ़ा रहा है कभी नहीं पढ़ा रहा है, कभी घर में पढ़ा रहा है कभी बाहर पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन. बस सेम एज इट इज जैसा आज आप करते हो कि अब बच्चों को क्या करने की जरूरत है, अब हमें स्ट्रिक्ट रखना है. हमें बच्चे प्रॉपर फी दें, प्रॉपर एग्जाम हो, प्रॉपर जो सीट्स है उसमें बैठे, किताबों से पढ़े, है ना, डिसिप्लिन के साथ हो. ऐसा नहीं कि आज आ रहे हैं 4 दिन नहीं आ रहे, नहीं, प्रॉपर आना है. बीइंग अ चाइल्ड ऑफ अ पुअर फैमिली, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव फीस. लेकिन अगर हमें बोला इमेजिन करने के लिए, तो मैं भी खुद को गरीब बच्ची इमेजिन करूंगी. तो एज बीइंग अ चाइल्ड इन अ पुअर फैमिली, क्योंकि मैं पुअर फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, तो इतना मुझसे ना हो पाएगा भाई. ये फीस देना, रेगुलर आना, है ना, और परिवार भी संभालना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी इस चैप्टर में कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के फ़ायदे थे. फ़ायदे क्या थे, जो बच्चे थे बेचारे अपने गरीब माँ बाप की गरीब फैमिली से थे, तो हार्वेस्टिंग में मदद करते थे. जब भी हार्वेस्टिंग का सीजन आता था तो स्कूल बंद रहते थे और ये खेतों में अपने माँ बाप की मदद करते थे. अब जब चीज़ें स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो काहे का हार्वेस्टिंग, काहे की हेल्प, आपको स्कूल आना पड़ेगा, जो कि एक गरीब बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता. ठीक है. नॉट ओनली दैट, रेगुलर अटेंडेंस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल फॉर मी एज आई हैव टू गो टू द फील्ड्स विद माई पेरेंट्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम. वही वाली बात है ना कि जब हार्वेस्ट सीजन आएगा तो तब तो मुझे अपने माता पिता के साथ जाना पड़ेगा भाई काम करवाने के लिए. मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड कर ही नहीं सकती. फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स ऑफ आर पाठशाला सूटेबल फॉर अस. हाँ, फ्लेक्सिबल टाइमिंग से वो बड़ा सूटेबल था, वो बढ़िया था. जब क्लास लग रही है जा रहे हैं, जब हार्वेस्ट सीजन है तब हम नहीं जा रहे. New rules or policies of government are not beneficial for us. They only hampers our right to education. अब जो नए कानून बने हैं, जो नए रूल्स बने हैं, वो सही नहीं है. वो हमारा लाइवलीहुड चलाने के लिए भी सही नहीं, इवन हमारा जो राइट टू एजुकेशन है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है. आओ तो डेली आओ, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो हटा दिया जाएगा. नाम ऐसी तो होता है. अब आप लोग 1 महीना गायब रहोगे तो क्या टीचर क्या खुशी से स्वागत करेगी? 10 आपको जवाब देने पड़ेंगे कि ऐसा क्या रीज़न था. पहले ऐसा नहीं था, तो इतनी स्ट्रिक्टनेस ना संभल पाएगी भाई. सीधी बात, साफ बात. उस ज़माने के हिसाब से सोचो, आज के टाइम से नहीं. आज तो ज़माना बहुत बदल गया है. क्लियर. चलो भाई, अब आपके पास है केस बेस्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं. In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. अब क्या हुआ था, कब की बात है, 1830s की. जो विलियम एडम थे, स्कॉटिश मिशनरी थे,
वो आए, उन्होंने टूर करा बंगाल और बिहार, उनको भेजा गया था। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने उन्हें कहा था कि जरा जाओ तो और जो वर्निकुलर स्कूल्स हैं देख कर आओ जरा क्या चल रहा है, देख कर आना, जरा रिपोर्ट बनाना, तैयारी करके आना, जरा देख कर आना। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग। अब जो एडम गए उन्होंने तो भाई उनको ऑर्डर मिला था, जो रिपोर्ट एडम लेकर आए वो इंटरेस्टिंग थी। क्या थी इंटरेस्टिंग, देख लेते हैं। The report Adam produced is interesting. Adam found that there were over 1 lakh पाठशालास in Bengal and Bihar. पहले तो उन्होंने देखा कि बंगाल और बिहार में लगभग 1 लाख तो पाठशालास हैं। These were small institutions with no more than 20 students each. और ये जो पाठशालास हैं छोटी छोटी संस्थाएं हैं जिनमें एक में भी 20 से ज़्यादा स्टूडेंट मुश्किल से ही मिलेंगे, 20 से ज़्यादा मिल जाए मुश्किल है। But the total number of children being taught in these पाठशालास was considered over 20 lakh. लेकिन जो टोटल नंबर है बच्चों का है ना जिनको पढ़ाया जा रहा है इन पाठशालास में, उनको क्या कंसिडर करा जा रहा है, लगभग 20 लाख ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो देखा उसमें तो सिर्फ 20 बच्चे ऑलमोस्ट दिखाए जा रहे हैं। These institutions were set up by a wealthy family or the local community. और ये जो institutions हैं इनको सेटअप किसने करा, wealthy people ने और the local community। मतलब जिनके पास पैसा वैसा है उन्होंने इंस्टीट्यूशन बना लिए, स्थापित कर दी बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, या ये जो कम्युनिटी है इन्होंने मिलके बना लिए। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर गुरु। इनको शुरू कौन करता था, टीचर या गुरु इनको शुरू करता था। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। जो एजुकेशन का सिस्टम था वो कैसा था, लचीला था, फ्लेक्सिबल था। Few things that you associate with schools today were present in the पाठशाला at that time. हाँ, कुछ चीज़ें जो आप आज के टाइम से जोड़ सकते हो उस टाइम के पाठशाला से, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो बेसिकली हमने पैसेज रीड करा कि कैसे कैसे हालात थे, क्या क्या चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। There were no fixed fee। देखो क्या क्या चीज़ें थी जो आज की जैसी नहीं थी वहाँ पे। तो फिक्स फी नहीं थी, प्रिंटेड बुक्स, ऐसी किताबें तो है नहीं कि किताबें जो बुक्स आज हम पढ़ते हैं। सेपरेट स्कूल बिल्डिंग भी नहीं था। नो बेंचेस और चेयर्स, कोई बेंचेस चेयर नहीं, दरी बिछा के नीचे बैठो ज़मीन पे। नो ब्लैक बोर्ड भी नहीं थे। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, सेपरेट क्लासेस का भी कोई सिस्टम नहीं था कि 8th की डिफरेंट क्लास है, 9 की सेपरेट क्लास है, ऐसा कुछ भी नहीं था। नो रोल कॉल रजिस्टर, रोल नंबर ऐसा प्रेजेंट अटेंडेंस वाला रजिस्टर भी कुछ नहीं है। एनुअल एग्जामिनेशंस भी नहीं हो रहे और रेगुलर टाइम टेबल ही नहीं है। तो ये रिपोर्ट विलियम एडम ने तैयार करी। उसने ऑब्जर्व करा कि कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल, सब कुछ बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, कुछ भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार करी। हु टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड व्हेन, किसने बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में मतलब टूर करा, कौन आए थे और कब आए थे, अभी पढ़ा, नाम भी लिया मैंने, है ना। In the 1830s, William Adams, a Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar. चलो आगे देख लेते हैं। Who set up these institutions? इन institutions को जो बने हुए थे कौन सेटअप करता था? ये वाले जो institutions है ना हमने देखे थे यहाँ पे, पाठशाला की बात हो रही, तो किसने करा था? वेल्दी पीपल और दी लोकल कम्युनिटी, जो अच्छे पैसों वैसे वाले लोग हैं, कम्युनिटी, लोकल मतलब वेल्दी पीपल, उन्होंने सेटअप किया था। देखें आंसर, चलो ठीक है। These institutions were set up by wealthy people और local community. At times they were started by teacher और गुरु। इनको शुरू कौन करते थे? टीचर गुरु, यही लोग पढ़ाते थे। Write 2 lines on the system of education. इस जो एजुकेशन का सिस्टम था वो कैसा था, उस पर आपको 2 लाइन्स लिखनी है। अभी तो हमने देखा ही कैसा सिस्टम था, तो यही लिख देते हैं। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लैक्सीबल, फ्लैक्सीबल सिस्टम था, लचीला, कुछ भी स्ट्रिक्टनेस नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। देयर वर नो फिक्स्ड फी, कुछ भी ऐसी फिक्स्ड फी नहीं थी कि आप बिल्कुल प्रॉपर फी दे रहे हो कि हर महीने जो लग रही है। पेरेंट्स जो चिल्लाते हैं ना कि अरे यार कितना महंगा स्कूल है तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक्स नहीं है, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं है, बेंचेस नहीं है और चेयर्स नहीं है, एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते, रोल कॉल रजिस्टर्स नहीं है ना। तो ऐसा सिस्टम था स्कूल का, एजुकेशन का। क्लियर हुआ? तो ये रिपोर्ट एडम ने तैयार की होगी। आया समझ में? चलो भाई, सो इसी के साथ इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। आई होप पढ़ाई लिखाई का सुन के आपको पढ़ने लिखने का मन करा होगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। Thank you so much for watching.